जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा ये छठा वीलॉग है हज ट्रैवलिंग के हवाले से। इसमें मैं आपको आज हज के बारे में और प्री हज तैयारी के बारे में बताऊंगा। तो उसमें मैंने जैसे पहले आपसे ज़िक्र किया था कि किस तरह आपको इन चीज़ों को टाइम से मैनेज करना है। अब इत्तेफाक ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, जिस इस वक्त कराची में जो गर्मी पड़ रही है, यही शिद्दत की गर्मी या इससे और थोड़ा ज़्यादा 45-48 तो आराम से ही टेम्परेचर पहुँचेगा वहाँ पे। तो इस टेम्परेचर का आपको ख्याल रखना है कि यही टेम्परेचर होगा, जिसके लिए मैंने बार बार अपने पिछली जितने व्लॉग्स हैं उसमें मैंने हिदायत करी है कि भाई आपको अपने साथ ORS ज़रूर रखना है, पानी की बोतल ज़रूर रखनी है और पानी का इस्तेमाल बेहद करना है, क्योंकि तपिश यही होगी और मेरे ख्याल से ज़्यादा तपिश हो जाती है। ये तो हम इस तपिश में तो हम फिर भी निकलने के काबिल होते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन जो जो मक्के की और जो सऊदी अरब की जो गर्मी की शिद्दत होती है, हम उसमें बाहर बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते। लगता है कि सूरज आग बरसा रहा है और हमारे ऊपर ही बरसा रहा है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और ORS का फ़ायदा ये होता है कि ORS में जो हमारी बॉडी से पसीने के अंदर जो नमकियात निकलते हैं, ORS उस कमी को पूरा कर जाता है। तीसरी चीज़ ये जो मैं आपको इस वक्त गाइड कर रहा हूँ कि देखें, ज़्यादा उम्रें अब नहीं करिएगा। अगर आपका टाइम हज के करीब आते आते आपको ज़्यादा उम्रें नहीं करना है, क्योंकि देखें आपको जो अपनी एनर्जी बचानी है वो आपको अपनी एनर्जी हज की नहीं बचानी है, क्योंकि हज आप पे फ़र्ज़ है। और आप इतना सब कुछ करके, इतने इंतज़ाम करके, इतनी तैयारी करके आप हज करने गए, तो हज से पहले आप उम्रे की अदायगी छोड़ दें और सिर्फ हज पे कंसंट्रेट करें, और हज को ही आपको मेन अपना फोकस बनाना है, उसी पे आपको चलना है। अब हज की तैयारी में ये होगा कि देखें, जैसे ही अब अपना 3 ज़िला जाएगा तो 3 ज़िलहज से वो वहाँ पे चीज़ें बंद कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट, होटल की ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है। वो आपको मक्के मस्जिद हराम जाने नहीं देते। वो इसलिए जाने नहीं देते क्योंकि अब वहाँ पे जो दूसरे मुल्क के लोग आते हैं या जो बाहर से फॉरेन कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं, वो उनको, क्योंकि वो आते ही 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, जैसा उनका टाइमिंग होती है, 10 दिन की टाइमिंग होती है बेसिकली, तो उनको वहाँ पे तैयारी कराते हैं, उनको वहाँ पे रखते हैं करीब के होटल में। तो जितने वहाँ के करीब के होटल्स भी हैं सारे, उन लोगों को लेके वो अजीज़े ही डाइवर्ट करके अजीज़े में ठहरा देते हैं। तो इसलिए वहाँ पे 3 ज़िले से सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। फिर वही वाली बात आएगी, आपको टैक्सी वाला मिलेगा तो टैक्सी वाला उस वक्त अपने रेट बढ़ा देता है। अब जा सकते हैं, लेकिन टैक्सी वाला अपने रेट बढ़ा देता है उस वक्त, तो परेशानी ज़्यादा हो जाती है। 20 रियाल, 25 रियाल, 30 रियाल तक वो मांगते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ट्रांसपोर्ट मिलेगी नहीं, इसको बस मिलनी नहीं है होटल वाली। अगर कोई आदमी जाएगा तो मजबूरी के तौर पर जाएगा, तो वो उसको पैसे बढ़ा देते हैं। तो वो अपना उनका जो सिलसिला है वो अपने सिलसिला करते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अब आप अपनी 3-4 दिन आपके रहेगा, क्योंकि आपको 4, 5, 6, 7 तो आपको वो है, और 8 ज़िलहज से तो हज की काम शुरू हो जाएगा, मिना जाना शुरू हो जाएंगे। अब जो पाकिस्तानी हज स्कीम, जो सरकारी हज स्कीम है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं बार बार आपको एक बता दूँ, ये जितना मैंने वीलॉग बनाया है, ये मैंने सारा जो आपको तजर्बा बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हज पे भेजती है, ये उसके तजर्बे बता रहा हूँ। और उसमें मैं इनके इंतज़ाम का भी मैंने आपको बताया कि इनके इंतज़ाम बेहतरीन इंतज़ाम होता है, बहुत अच्छे इंतज़ाम होते हैं इनके। वो इंतज़ाम मैं आपको बताए मैंने सारे। अब बात आती है 7 ज़िलहज को, ये बिठा देते हैं अपने उसके अंदर। आपको बस मतलब 7 ज़िलहज को आपको तैयारी करा देंगे, कोई आपको 7 ज़िलहज से तैयारी करनी है आपको। और 7 ज़िलहज की शाम से ही आपको तैयारी कराते हैं, भाई एहराम पहन लें, ये सब काम कर लें, तैयारी कर लें, पूरी कर लें। वो आपको लेके चलता है। 7 ज़िलहज की रात को आपको ये 11 बजे तक कोशिश करते हैं कि 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आपको मिना के अंदर पहुँचा दें, मिना के अंदर पहुँचा देते हैं। यानी आपकी जब सुबह होगी, 8 ज़िलहज की जब सुबह होगी, तो 8 ज़िलहज की सुबह आपकी मिना में होगी। वो आपको पूरा दिन मिना में गुजरना है, और अब से आपका हज की तैयारी शुरू हो चुकी है। मतलब मिना में आ गए तो आपका हज शुरू हो गया। अब वो 8 तारीख का पूरा दिन आपको मिना में रहेगा। अब मिना की आप बात सुन लें, ये अब यहाँ से बर्दाश्त, सब्र और तहमुल का काम शुरू हो गया है। मिना के अंदर जो खेमे मिलते हैं वो हमें मिलते हैं 2 फिट के, यानी कि 2 फिट का आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 बाई 6, यानी जैसे 2 फिट मेरा मतलब चौड़ाई होगी उसकी और 6 फिट उसकी लंबाई होगी। लेकिन वो जितने भी आपको फोम मिलते हैं, गद्दे मिलते हैं, वो बिल्कुल यूं करके मिला के लगाते हैं इसको, बिल्कुल एक से एक गद्दा यूं जुड़ा हुआ होता है बिल्कुल। तो बस उसमें बस सीधा सीधा आप लेट सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अपने साथ जब आप वहाँ जाएँ तो अपना सामान कम से कम लेके जाइएगा। जब अपना मिना जाएंगे आप, तो सामान कम से कम, बिल्कुल एक शलवार कमीज़ रख लिया आपने, एक अपना रुमाल, जो मैं आपको रुमाल तो आपको अपना वैसे मुंह साफ़ करने के लिए, वैसे रखने के लिए, तो लेकिन आपको मुंह साफ़ करना नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मिना में रुकेंगे, 2-3 दिन आपको रुकना होगा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि रुमाल अपना रखना है।
लेकिन कपड़े कम से कम, चीज़ें कम से कम आपको रखनी है अपने उसके अंदर, कि आपके लिए आसानी हो आपको उस काम में। अच्छा, मीना के अंदर देखें, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, कि मीना के अंदर आपको पानी की बोतलें, पानी और चाय वाफिर मकदार में मिलती रहती है, वो अवेलेबल रहती है। खाना अपना वही टाइम से आता है कि भाई सुबह का नाश्ता टाइम से दे देगा आपको, दोपहर खाना टाइम से दे देगा। वो बॉक्स के अंदर रख के ले आते हैं खाना, फिर जो जो लोग खेमे में होते हैं अपना खाना उठा लें, वो कर लें। मेरा तजर्बा ये रहा, जो मैंने एक आदमी से वहाँ पे तजर्बा लिया, उसने कहा कि मीना में खाना कम से कम खाओ, क्योंकि जब खाना कम से कम खाएंगे, इस मेरी बात को याद रख लीजिएगा और अपने पल्लू से बांध लें इस बात को, कि जो आदमी खाना कम खाएगा वॉशरूम उसको कम जाना पड़ेगा, क्योंकि वॉशरूम की लगती हैं बहुत लंबी लंबी लाइनें और बेइंतहा वहाँ पे रश हो जाता है। फिर पाकी नापाकी का बहुत बड़ा इशू हो जाता है वहाँ पे। पानी बह रहा है, चीज़ें बह रही हैं, आपने एहराम पहना हुआ है, आपको एहराम समेटना है, आपको एहराम उतारना है, तो जितना आप खाना कम खाएंगे उतने आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर तीसरी चीज़ जो आपको मैं गाइड करूँगा मीना के हवाले से, कि मीना में अपने आप को बिल्कुल कंसोलिडेटेड रखना है, अपने आप को, अपने गुस्से को, अपने हालत को काबू में रखना है। बेइंतहा सब्र बर्दाश्त का काम होता है। अब जो आपका ये हज शुरू हो रहा है 5 दिन, ये है ही सब्र बर्दाश्त और तहम्मुल का नाम है। इसका हज का मेन इंग्रेडिएंट है ये। मीना में क्योंकि लोग करीब करीब होते हैं, चलने की जगह नहीं होती है किसी, मतलब आप बिल्कुल करीब करीब जब यूँ करके लेटेंगे या बहेंगे तो जगह ही नहीं है। अच्छा, उसी में जब खेमे में क्या एसी लगा हुआ होता है, एसी, लेकिन क्या होता है कि वो सुबह में काम नहीं कर रहा होता है, इतनी शदीद गर्मी होती है कि वो काम करना छोड़ देता है, लेकिन चल मुसलसल रहा होता है, ये नहीं कि वो बंद हो जाए, मुसलसल चल रहा होता है। लेकिन जब वो ठंडक कब शुरू करेगा, 7 बजे के बाद, जैसे सूरज ढलेगा तो मगरिब के टाइम के बाद से वो अपनी ठंडक का आगाज़ करेगा, और फिर रात तक वो ठंडक आपकी चलती रहेगी, सुबह तक वो ठंडक आपकी रहेगी। तो आपको है मीना के अंदर आपको नमाज की जगह नहीं मिलेगी, वो खेमे के गद्दे सब लोग उठाते हैं और उसी खेमे के अंदर ही वो आप नमाज अपनी अदा कर लेते हैं, जहाँ नमाज अपनी बिछा के या पाक साफ होके उसके अंदर वो अपनी जगह उसको पढ़ लेते हैं। तो इबादत मतलब नमाज की हद तक है, बल्कि आप ज़िक्र अल्लाह ताला का करते रहें। अगर आपके कुरान शरीफ है तो आपको उसको पढ़ना है, ज़िक्र करना है, तस्बीह पढ़नी है, तो वो आप बैठ के अपनी करते रहें। परेशानी इसलिए नहीं है ज़्यादा इन चीज़ों के, क्योंकि एक ही दिन की बात है, क्योंकि एक दिन में आपको सुबह, मतलब एक रात, यानी कि जब आपको 7 तारीख की रात वो बिठा देगा वहाँ पे 12 बजे 1 बजे, तो वो शाम तक आपको ये काम कराएगा 7-8 बजे तक। 7-8 बजे के बाद से 8 तारीख की ज़िलहज को वो आपको मूव करेगा, उठाएगा, और आपको 12 बजे तक आपको वहाँ पे अरफात के मैदान में पहुँचा देंगे। अच्छा, ये सब सरकारी काम हो रहे हैं, सारे सरकारी स्कीम के तहत। ये सब मैं आपको बार बार गाइड कर रहा हूँ कि सरकारी हज स्कीम के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश करें, दुआ करें अल्लाह ताला से कि आप तमाम लोगों को जो सरकारी हज स्कीम से जा रहे हैं उनको बैंड मिल जाएँ, क्योंकि वो बैंड आपको देते हैं हाथ पे बांधने के लिए, तो आपके हाथों में बैंड लगाते हैं, जिसमें ट्रेन का भी बैंड, एक आपके होटल का बैंड होता है जिसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, तो कोई आदमी खो नहीं सकता। अगर कोई आदमी खो जाए, मोबाइल से स्क्रीन करे, वहाँ पे जो भी आदमी शुरता घूम रहा है या कोई भी आदमी घूम रहा है उसको बता देगा, तो उस मोबाइल के कोड से आपको वो आपकी बिल्डिंग में पहुँचा देगा। दूसरा जो बैंड मिलता है आपको, वो बैंड मिलता है ट्रेन का, जिसमें आपको ट्रेन का बैंड मिल जाए। ट्रेन का अगर आपको बैंड मिल गया तो आपके लिए हज 50% आपके लिए हज आसान हो गया, आपकी ट्रैवलिंग आसान हो गई, क्योंकि वो आपको क्या कहते हैं, अपना मीना से जब आप अरफात जाएंगे तो आप उसी ट्रेन के अंदर ही जाएंगे बैठ के, और फिर इसी तरह जब मुज़दलिफ़ा जाएंगे तो उसी ट्रेन में बैठ के जाएंगे। खैर वो बात की बात है। तो मैं वापस आता हूँ, तो आपको 8 ज़िलहज की रात को वो 12 बजे तक आपको अरफात के मैदान में पहुँचा देंगे, तो आप अरफात के मैदान में बैठ जाएंगे। आपको उस वहाँ पे सोना है, अपना जो भी काम करना है, उस वो खेमे ज़रा बड़े होते हैं और उन कैपेशियस होते हैं, तो वहाँ पे ज़रा जगह बेहतर होती है लेटने बैठने की। वो आपकी मर्ज़ी है, आप लेटें बैठें, ज़िक्र करें, अपना नमाज़ करें, जो आपका जो भी सिलसिला है, अपनी थकन उतारनी है तो आपको करना है। अब अरफात का दिन शुरू हो गया। अरफात का दिन भी मेन अरफात का दिन है। अरफात का दिन शुरू हो जाएगा, जो खुतबा है, खुतबे की देखें आवाज़ नहीं आती है हमें, क्योंकि वो बहुत दूर है, बहुत दूर। हमारे खेमे जो होते हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के लोग होते हैं, वो खेमे दूर होते हैं और आवाज़ नहीं आती है उसमें। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम अरफात के मैदान में बैठे हुए हैं। जब अरफात का वक्त शुरू हो जाए, ज़ुहर की नमाज़ के बाद का वक्त शुरू हो जाए, तो फिर आप अपने खामोशी से बैठ के अपना ज़िक्र करें, अपनी दुआ करें बैठ के खेमे में। अगर आपके अंदर इतनी सकत है, ताकत है आपके अंदर इतनी कि आप धूप में बाहर खड़े होकर अपना रुख क़िबले की तरफ करके अगर आप दुआ मांगते हैं या आप ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला का, तो वो आप बेहतर जानते हैं, अपनी ताकत को देख के अब वो काम करेगा। और बराए मेहरबानी कोशिश नहीं करिएगा मस्जिद निमरा पहुँचने की,
क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है, मैं बार बार ये आपको हिदायत दे रहा हूँ, इतनी शदीद गर्मी होती है, लोगों का हालत ख़राब हो जाती है, स्ट्रोक पड़ जाता है, गिर जाते हैं। आप अपने हज को इस मस्जिद इमरा के जाने के सिलसिले में नहीं करें उसको। तो भाई अपने जिस जगह बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, आपकी नीयत को अल्लाह ताला जानता है, उसको अल्लाह ताला पूरा करेगा। अरफात में बैठ के ज़िक्र करें, जो आदमी अरफात पहुँच गया उसका हज हो गया। अरफात की अटेंडेंस जो है वही सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट हज का वही है कि उसने अरफात में पहुँच गया, अरफात का खुतबा अटेंड कर लिया, सुन लिया, पहुँच गया अरफात के अंदर, अल्लाह ताला ने उसको हज के अंदर उसका नाम ऐड कर लिया। अब क्या होगा, अब असर मगरिब का टाइम हो जाएगा, असर का टाइम हो जाएगा, असर के टाइम से रवानगी शुरू कर देते हैं वो लोग, उठाना लोगों को शुरू कर देते हैं, लेकिन वही ट्रेन के ज़रिए से जाएंगे। तो सही है, आप लोग यही कोशिश करिएगा कोई जैसे जैसे मगरिब का टाइम होता जाए, थोड़ा सा अंधेरा होता जाए, असर का वक्त, असर के बाद दुआ मांगनी ज़रूरी है, क्योंकि ठंडा भी टाइम हो जाएगा। तो सारे हाजी उमूमन जो हैं वो असर के बाद ही बाहर निकल आते हैं अपने अपने खेमों से, और फिर अपनी अपनी दुआएं मांगना अल्लाह ताला से शुरू कर देते हैं। तो वो बेहतरीन टाइम है दुआ मांगने का, तो वो आप दुआ मांगेंगे उस पर। अब क्या करेंगे, अब आपको फिर वही बसें ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी, आपको ट्रेन के ज़रिए से आपको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, अपना मुज़दलिफ़ा की जानिब आपको रवाना कर जाएगा। इसी तरह होते थे मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे तो फिर आप अपनी मगरिब की और इशा की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में जाके अदा करेंगे। मुज़दलिफ़ा में भी यही होता है कि उसमें तो ना कुछ साया होगा ना कुछ होगा, क्योंकि रात गुजारनी है, तो उसमें कुछ ऐसे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, गद्दे वगैरह वहाँ पे होते हैं, जैसे ट्रेन के स्टेशन से उतरेंगे, जैसे अपने खेमे की उसकी मुज़दलिफ़ा की तरफ आएंगे, नंबर लिखे होते हैं, कौन सा मकतब नंबर है, कौन सी जगह, कौन से मकतब नंबर है, कौन सी जगह है, उस हिसाब से चलेगा। उमूमन लोग ये कोशिश करते हैं, जो लोग गलत हिदायत उनको देते हैं कि भाई वहीं बैठ जाओ, स्टेशन से उतर के जैसे ही आप ट्रेन के स्टेशन से उतर के वहीं बैठ जाओ। तो भाई इसका कोई वो नहीं होता कि सभी लोग हज कर, सभी लोग जब सुबह जाएंगे सभी लोग जमरात जाएंगे, तो उसमें कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि भाई आप भाग के, क्योंकि ट्रेन चल रही है, मुसलसल ट्रेन चलती रहेगी, तो कोई उसमें ये नहीं है कि भाई आप ट्रेन के स्टेशन पर बैठे जैसी बस सुबह सूरज की किरण फूटे, फजर की किरण के बाद फ़ौरन इशराक का जैसी टाइम शुरू आप फ़ौरन भाग के जाएँ, तो भाई सब काम, इतना लोग मजमा होता है, आपको परेशानी होगी। सुकून से अपना काम करना है, आपको काम ही यही करना है, आपको दुनिया में कोई काम ही नहीं है। जब आप हज पे आ गए आपको कोई काम नहीं है, आपको यही तरीके को लेकर चलना है, इसी तरीके को आपको फॉलो करना है। मुज़दलिफ़ा में रहें, मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ें, अपना वहाँ पे खाने के पैकेट आ जाते हैं, लूट मार की ज़रूरत नहीं है, बराए मेहरबानी सब चीज़ें वाफिर मदद तरीके से ले लीजिएगा। हर चीज़ अवेलेबल होती है, बाद में फिक्र रही होती है, रुल रही होती है। जब सुबह उठ के आप देखेंगे तो चीज़ें पड़ी होंगी, रोडों पे पड़ी होंगी, उस मुज़दलिफ़ा के मैदान में खाने के पैकेट पूरे पूरे पड़े होंगे। तो तमीज़ से लेंगे तो हर चीज़ हर आदमी को मिल जाती है, लूट मार की ज़रूरत नहीं है, सुकून से काम करिएगा। फिर सुबह का जैसी टाइम होगा फजर की नमाज़ अदा करें, फजर की नमाज़ पढ़ के सूरज की किरण फूटे, रोशनी होना शुरू हो, तो फिर आप दोबारा सुकून से तहम्मुल से जमरात के लिए निकलना शुरू हो जाएंगे। वही ट्रेन चल रही होगी, वही ट्रेन आपको जमरात के लिए लेके जाएगी। जमरात जाके आपको बड़े शैतानों को पत्थर मारना है, बड़े शैतानों को पत्थर मारें। फिर अगर आप वापस अपने होटल आना चाहते हैं तो अपने होटल आ जाइए वापस, उसी उसमें अब आपको ने जमरात आपने अदा कर लिया, अब आपको अपने बाल उतराने हैं, अपने बाल उतारिएगा। पहले कुर्बानी आपकी हो जाएगी, जब आपकी कुर्बानी हो जाएगी तो वो नोट करते रहेगा जो कुर्बानी का तरीक़ाकार है, वो मैसेज आएगा, या अगर आपने प्राइवेट कुर्बानी किसी तौर पे करा देंगे तो वह प्राइवेट आदमियों को बता देगा कि भाई आपकी कुर्बानी हो गई है। तो फिर अब वो आप कुर्बानी करके अपने बाल करवाइएगा, बाल करा के अब नहाइए धोइएगा, एहराम उतारिएगा। ये अल्लाह ताला ने आपका हज का सिलसिला कंप्लीट करा दिया। अब ये आपका हज का सिलसिला कंप्लीट हो गया। अगर आप मिना आना चाहते हैं तो आपको मिना वापस आ जाना है, वही ट्रेन जमरात से घूम के आएंगे, वही ट्रेन चलेगी, उसी ट्रेन में बैठिएगा, अब आपको मिना आके उतार देगी, तो आप मिना आ जाएंगे। और मिना में आके ये काम करिएगा जो मैंने आपको बताएंगे, कुर्बानी का सिलसिला हो गया, अपना बाल कटवाने का हो गया, नहाने धोने का हो गया, या दूसरे एंड पे जमरात से आप करके फारिग होकर अपने होटल आइए, होटल में आके अपना इंतज़ार कीजिए, कुर्बानी हो जाएगी, बाल कटवाइएगा, एहराम उतारिएगा, नहाइए धोइएगा, दूसरे कपड़े पहन लीजिएगा। फिर आपको तवाफ़ ज़ियारत करना है, तवाफ़ ज़ियारत करिएगा, जाके सुकून से हो जाता है, कोई भगदड़ नहीं मचती, आराम से हो जाता है। तवाफ़ ज़ियारत लगता है 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, तो 2-2.5 घंटे लग के हो जाएगा। वो आपने तवाफ़ ज़ियारत किया, अपना अदा किया, तवाफ़ ज़ियारत अदा करके वापस आप आएंगे, बाहर निकलेंगे, तो आपको मिना पहुंचना है। अब आपको मिना पहुंचना है फजर की नमाज से पहले पहले आपको मिना पहुंचना है वापस। अगर आप अपने होटल में आ गए तो आप वापस अपने वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे वही टैक्सी वाले मिलेंगे, बहुत पैसे मांगेंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, खालिद कुबरी एक ब्रिज है, खालिद कुबरी, वो खालिद कुबरी भी आपको चाहे कोई भी होगा उसके आगे जा ही नहीं सकता,
तो खालिद कुबरी पे वो आपको उतरना है। खालिद कुबरी एक टनल, खालिद कुबरी एक जगह का नाम है, वो टनल का नाम है खालिद कुबरी, कुबरी ब्रिज को कहते हैं खालिद कुबरी। वो ब्रिज को आपको क्रॉस करना है। जैसे ही आप उस ब्रिज को, और वो ब्रिज बहुत लंबा है, 2 से 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का वो ब्रिज है। जैसे ही वो उस ब्रिज को आप क्रॉस करके जाएंगे अंदर, आप मिना के मकाम में पहुंच जाएंगे, मिना शुरू हो जाएगा। अब आप मिना के अंदर आ गए, अब आप अपना आराम से चलते जाइए। 1 घंटे में अब अपना आपको अंदाज़ा होगा कोई मेरा मकतब नंबर कहाँ है, वो गाइड मतलब सब लोग आपको बता दें, वहाँ पे लोग खड़े हैं, मकतब नंबर 19, 20, 21, 22 बता दें, नंबर लिखे होते हैं वहाँ पे, नक्शा बना होता है। बस आप मिना में पहुँच गए तो समझें कि आप पहुँच गए अपने। फिर आप मिना में पहुँच जाएंगे, अपने कैम्प में बैठ जाएंगे। फिर कैम्प में बैठ के इंतज़ार करिएगा। फिर सुबह का जो टाइम होगा, जमरात वापस जाने का जमरात का टाइम होगा। वहीं से जमरात के, एक बात बताना मैं भूल गया, मुजदलफा से ही आप छोटे छोटे पत्थर कंकरियाँ जो हैं वो किसी बोतल में, किसी उसमें बैग में, थैली में भर के आप रख लीजिएगा, तो वो आपको जमरात से आपको पत्थर मिल जाएंगे। और फिर जो मैं बता रहा था आपको कि मिना आ जाएंगे, दूसरे दिन तीनों शैतानों को आपको पत्थर मारना है, तीनों शैतानों को पत्थर मारिएगा और ये काम कंप्लीट हो गया। फिर आपको वापस वहीं पर मिना वापस आ जाना है आपको। आप मिना आ जाएंगे, ये आपका सिलसिला इसी तरह चलेगा। दूसरे दिन फिर आपको शैतान को पत्थर मारना है, फिर आपने शैतान को पत्थर जाके मतलब मिना में रहेंगे। फिर मिना में आप आराम से सुकून से आप हैं मिना के अंदर, तो आराम से रहिएगा मिना के अंदर। अगर जाना चाहते हैं तो अपने होटल आ जाएँ, वो आपकी ऊपर मर्ज़ी है। फिर लेकिन फिर वही आपको करना पड़ेगा कि फजर से पहले पहले आपको वापस मिना आना पड़ेगा। ये दूसरा दिन भी आपको गुजर जाएगा, तो दूसरे दिन भी अपने पत्थर मार लिए। अब कुछ लोग होते हैं कि भाई वो दूसरे दिन पत्थर मार के, तीनों शैतानों को पत्थर मारे दूसरे दिन भी, और वो फारिग हो जाते हैं, वापस अपने होटल आ जाते हैं। या कुछ लोग होते हैं वो वापस मिना में रुकते हैं तीसरे दिन के लिए भी, तो वो फिर अपने तीसरे दिन भी पत्थर मार के वापस आते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस तरह ये आपका हज कंप्लीट करा देगा। ये हज की थोड़ी सी जो 5 दिन की जो मेन है उसकी मैंने आपको ब्रीफिंग दे दी। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम काम साथ खुशूसलूबी के पूरे कराए और आपको बिल्कुल साथ सेहत के खैर से रखे। एक बात और जो मैंने इसमें बताई बीच में रह गई कि देखें, जो ज़ियारतों के जो इश्यूज़ हैं उनको आप हज के करीब करीब नहीं करें, क्योंकि देखें बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर गारे हिरा पे कोई चढ़ने की कोशिश करी, किसी ने बेचारा कोई स्लिप हो गया या किसी को कोई ज़ख्मी हो गया, तो उसका हज का जो है मामला वो ख़राब हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी ये टाइम आपको, जब आप होंगे तो हज के बाद भी आपको टाइम मिल जाएगा, तो हज के अदा करने के बाद आप सुकून से तवाफ़े जितने आपको ज़ियारतें करनी हैं सुकून से अपनी ज़ियारतें पूरी करें। हत्ता कि अगर आपको ताइफ जाना है तो ताइफ भी आप जा सकते हैं। 450 या 400 रियाल लेगा आपको वो टैक्सी वाला, और आपको वो लेके जाएगा ताइफ। तो ताइफ भी जाके घूमें फिरें, वहाँ की जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वाक़े हुए थे उस वाक़े की जगह भी आपको सब देखेंगे। मस्जिद भी वहाँ पे हैं, जिन मस्जिद में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, वो सब चीज़ें भी वहाँ मौजूद हैं, उनको देखिएगा, उनकी ज़ियारतें करिएगा। तो इंशाल्लाह ये इस तरह आपका मामला हो जाएगा कंप्लीट। बस मेरी आपसे दुआ है कि मैंने आपको हज का बता दिया, यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ इसको मैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे घर वालों को भी अपने साथ दुआओं में शरीक रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।